Good morning students. Today our topic is class 11th history subject chapter number 2 लेखन कला व शहरी जीवन राइटिंग एंड स्टिल लाइफ। इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण के बारे में। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण था वो धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ था, क्योंकि पहले यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो कम रहती, यानी कि शहरों में जनसंख्या कम निवास करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक। जबकि यहाँ शहरों में किस प्रकार से धीरे धीरे जनसंख्या इतनी हुई कि वो शहरीकरण कहलाने लगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मंदिर व राजा लगभग 500 ईस्वी पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहर बन गए, जो कि मैंने आपको इस शहर अलग से देखो यहाँ पे दिखाए हैं कि ये 3 शहर बने थे। एक तो मंदिरों के चारों ओर शहर के रूप में विकसित हुए थे, दूसरा व्यापार जो केंद्र थे उनके चारों ओर विकसित हुए थे, तीसरा कुछ शाही शहर थे जिनमें बड़े बड़े लोग रहते थे। तो इन बाहर से जो आके बसने वाले लोगों में से अपने गांव के कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया था। जो चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाए, उस मंदिर के चारों ओर अधिक संख्या जो निवास करती थी वो हमारा कहलाया था मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। सबसे पहला जो मंदिर था एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के स्थान थे, जो कि उर और इनाना। उर जो चंद्र देवता थे, इनाना प्रयास तथा युद्ध की देवी थी। मंदिरों का आकार बहुत ही छोटा होता था, परंतु समय के साथ साथ मंदिरों के आकार में वृद्धि होने लगी, उनका आकार बड़ा होने लग गया। लोग देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। समय के साथ मंदिरों की एक संस्था बन गई। कभी कभी फरात नदी में अधिक पानी होने के कारण फसल डूब जाती थी, जिससे बहुत अधिक हानि होती थी। कभी कभी नदियों के मार्ग बदलने से सूखा भी पड़ जाता था, जिससे लोगों को बहुत अधिक नुकसान होता था। सूखा पड़ने के कारण फसल प्रॉपर का उत्पादन नहीं होता था और ना ही लोगों को कुछ खाने को मिलता था, जिसके कारण अफरा तफरी उन लोगों में मच जाती थी। इसी के कारण सूखा होने के कारण उस क्षेत्र को छोड़कर लोग उन क्षेत्रों पे चले जाते थे जहाँ पे सूखा नहीं होता था, जहाँ पे टाइम टू टाइम बारिश होती रहती थी। उन क्षेत्रों पर वो प्रवास कर जाते थे, उन्हीं पे निवास करना या विस्थापन हो जाते थे। उरुक नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी की गई थी। काम के बदले में अनाज दिया जाता था और मंदिरों के निर्माण के लिए हजारों लोगों को रखा गया था। यानी कि जो नए मंदिरों का यहाँ पे निर्माण किया गया था या फिर उनकी सुरक्षा के लिए जो किलाबंदी की गई थी, उनके लिए हजारों मजदूरों को रखा गया था। उन मजदूरों को कोई वेतन के रूप में वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के रूप में सिर्फ उन्हें खाना ही दिया जाता था या कुछ अनाज दिया जाता था बदले में। पत्थर खोदने, धातु खनिज निकालने, ईंट बनाने, दीवार पर रंग किया जाता था। मूर्ति कला भी यहीं से विकसित थी। शहरी जीवन आता है फिर इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दिया था शहरी जीवन के बारे में, जो कि शहरी जीवन था कि धीरे धीरे कैसे यहाँ पे नगरों में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसे किसी स्थान पे खेती के अलावा कुछ अन्य गतिविधियाँ होने लग जाती है, तब कस्बा का निर्माण होता है और कस्बे का निर्माण होने से जनसंख्या का जो घनत्व वो बढ़ने लगता है। यहाँ पर बाजार, उत्पादन, सेवाएं सब यहाँ महत्वपूर्ण उपलब्ध हो जाती हैं। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वो नगर और गांव दोनों के लोगों द्वारा ही दी गई सेवाओं पर ही निर्भर करते हैं। तो ये इस प्रकार से नगरीकरण होता है। उसके बाद दे रखा है शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार होती थी, तो मैंने ये आपको टॉपिक पहले पढ़ा दिए हैं। जैसे मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। अब खनिज संसाधनों का अभाव होने के कारण वो क्या करते थे, राजा किसी व्यक्ति को दूसरे राजा के क्षेत्र में भेजता था और वहाँ से जो कोई भी औजार, आभूषण या मोहरे जो बनवानी है उससे संबंधित खनिज को वहाँ से मंगवाते थे। जैसे इराकी खजूर है, पॉपुलर का पेड़ की लकड़ी है, इस प्रकार के पेड़ वहाँ होते थे, बट इनसे अच्छी लकड़ी प्राप्त न होने के कारण अच्छे प्रकार के औजार भी नहीं बनाए जा सकते थे। तो यहाँ के लोग धातु अलग जगह से खरीद लेते थे और खाड़ी पार क्षेत्रों से अधिक खरीदते थे और बदले में उन्हें कपड़े, फसल बेच देते थे।
ये जो आना जाना या आदान प्रदान होता था यही उनका व्यापार कहलाता था। तो शहरों की जो माल की आवाजाही थी वो इसी प्रकार से होती थी। ये जो आवाजाही थी ये जलमार्ग के माध्यम से ज़्यादा की जाती थी। इसके बाद आता है हमारा पशुचारक क्षेत्र व व्यापारिक नगर। पशुचारक जो क्षेत्र थे वो धीरे धीरे व्यापारिक नगर बनने लग गए, यानी कि वहाँ पे उद्योग वगैरह स्थापित करने के कारण वो व्यापार केंद्र बन जाते हैं और वहाँ से फिर विभिन्न प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वस्तुओं का। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व क्या है, यानी कि मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का क्या महत्व है, जो कि गाँव का नहीं है। ये लोग शहरी जीवन को महत्व अधिक देते थे। अनेक समुदाय व संस्कृति के लोग साथ रहा करते थे क्योंकि शहरों में विभिन्न क्षेत्रों से आकर लोग बसते हैं, तो सभी की जो संस्कृति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो एक ही शहर में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ देखने को मिलती थी, इसीलिए शहरों को अधिक महत्व दिया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर गर्व या इसका वर्णन गिलगामेश महाकाव्य के अंत में भी मिलता है। लेखन कला की देन 1800 ईस्वी पूर्व में आसपास की कुछ यहाँ पे पट्टिकाएँ मिली थी, जिसमें गुणा, भाग, वर्गमूल, ब्याज के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो इससे इसका पता चलता है कि इनकी लेखन कला की देन है कि वहाँ मैथमेटिक्स भी यूज़ किया जाता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस वीडियो के माध्यम से हमारा ये टॉपिक या चैप्टर ऑफ हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी मैंने आपको साथ साथ क्वेश्चंस बताए हैं वो उनके नोट्स आपको रेडी करने होंगे। तो आज के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन है, दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण किस प्रकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा लॉन्ग था, अब शॉर्ट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया में पशुचारक क्षेत्र व व्यापारिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया में लेखन कला की जो देन है वो किस किस चीज़ या किन किन का वर्णन करती है। तो आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू।